नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर हेमंत कालरा, डायरेक्टर पल्मोनोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल्स। डॉक्टर साहब 25 सालों से क्षय रोग विशेषज्ञ के तौर पे सेवारत हैं और आज हमें एक बहुत बड़ी जानकारी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में देने जा रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आज प्रभावित हो रहे हैं। बहुत गलत धारणाएं लोगों के अंदर में। क्यों ना डॉक्टर साहब कुछ जानकारी दी जाए इस बारे के अंदर में कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है। टीबी एक इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है। हमारे देश में कई सालों से टीबी चलती आ रही है। बहुत सारे लोगों को टीबी होती है, बहुत सारे लोगों की डेथ्स होती है, बहुत सारे लोगों का जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है टीबी होने पर। टीबी के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के बीच में, क्योंकि एक बार टीबी होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको टीबी के बारे में पता नहीं होता। वो ये जानना चाहते हैं कि हमें टीबी हुई क्यों, हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, हम अच्छा घर में रहते हैं, फिर भी हमें टीबी क्यों हो गई। क्योंकि इतने सारे मिथ्स हैं, उनको नॉलेज नहीं होती। तो आज इन सारे मिथ्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के क्या क्या अनिवार्य टेस्ट हैं जो करने जरूरी हैं ट्यूबरकुलोसिस को कंफर्म करने के लिए। देखिए, टीबी का जो सबसे बढ़िया टेस्ट होता है, अगर लंग्स की टीबी है तो एक्सरे होना चाहिए और बलगम की जांच होनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सारे ब्लड टेस्ट हैं मार्केट में, जैसे क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड है, कई बार मॉन्टूक्स टेस्ट भी करते हैं, इंटरफेरॉन गामा गोल्ड टेस्ट करते हैं। इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ बताते हैं कि आपको लेटेंट टीबी है या नहीं है। इन्फेक्शन होना और बीमारी होने में फर्क है। जितने भी टेस्ट मार्केट में हैं, इंटरफेरॉन गामा, क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड, मॉन्टूक्स टेस्ट, ये सिर्फ इतना ही बताते हैं कि आपको लेटेंट टीबी है, बीमारी नहीं है, टीबी की बीमारी नहीं है। तो इन टेस्ट की कोई भी वैल्यू नहीं है। जो मेन टेस्ट होता है, या तो वो एक्सरे होता है या बलगम की जांच होती है, या कहीं से भी हम टिश्यू लेते हैं, बायोप्सी करते हैं, या टीबी का कहीं पानी है तो उसका सैंपलिंग कर लेते हैं, उसको पानी निकाल के लिए जांच के लिए भेजते हैं। तो ये सारी चीजें होते हैं, पर कोई भी ऐसा ब्लड टेस्ट नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं टीबी को डायग्नोज करने के लिए, एक भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया हो कि ये टीबी को डायग्नोज करता है। सिर्फ और सिर्फ बलगम की जांच, एक्सरे या सीटी स्कैन या एमआरआई, ये सारी जांच करी जाती है टीबी को डायग्नोज करने। ऐसा माना जाता है, ऐसी धारणा कई लोगों के अंदर में है कि मुझे तो खांसी ही नहीं होती तो मुझे ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। ये कहाँ तक सच है? बहुत बार ये पूछा जाता है, सर मुझे तो खांसी नहीं है, मुझे टीबी कैसे हो गई? क्योंकि बोर्ड्स पे जगह जगह लिखा होता है, जो सरकार ने लगाए हुए हैं, कि भाई अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो आप अपनी टीबी की जांच जरूर कराइए, ये टीबी हो सकती है। वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। वो एक पब्लिक प्रोग्राम है। उसका मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट जिनको भी खांसी है, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, वो एटलीस्ट अपनी बलगम की जांच या एक्सरे करा ले और टीबी को जल्दी डायग्नोज किया जा सके। परंतु ऐसा नहीं है, जिसको खांसी नहीं है उसको टीबी नहीं हो सकती है। लंग्स की टीबी में भी खांसी नहीं हो सकती है। बाकी शरीर में जहां पे टीबी है वहां तो वैसे ही खांसी नहीं होती है। तो खांसी होना अनिवार्य नहीं है टीबी के पेशेंट के लिए। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स के अंदर में क्या क्या खाना अनिवार्य है, किस टाइप की डाइट रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, थोड़ी सी इस बारे में जानकारी दीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टीबी के पेशेंट्स के लिए, और बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें खास तौर में ये बताया जाता है कि अगर आप टीबी के पेशेंट हो तो आपने ये खाना है, अगर आप ये 3 चीजें खाते हो तो आपकी टीबी बहुत अच्छी ठीक हो जाएगी, आपको ऐसा नहीं खाना होता है। बिल्कुल गलत है। टीबी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो टीबी की दवाई होती है। अगर आप टीबी की दवाई जैसे आपके डॉक्टर ने बताई है आप ठीक से लोगे तो आपको आराम जरूर आएगा। डाइट में कुछ भी आप टेंशन नहीं करिए। आप जो नॉर्मल रूटीन में खाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा खाने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं जी मैं अंडा खाऊंगा, मैं नॉनवेज खाऊंगा, मैं जूस पीऊंगा, मैं ये, जो आपका दिल करता है खाओ। कोई स्पेशल ऐसी डाइट नहीं है जो टीबी में आराम देगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टीबी की दवाई है। डाइट का ख्याल मत करिए, जो आपका दिल करता है आप नॉर्मल रूटीन में खाते हैं वही खाइए। बट एक बात का ख्याल रखना है, जो पहले 2 महीने होते हैं टीबी के दवाई के, उनमें कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है, जैसे पायरेजिनामाइड होती है। फर्स्ट 2 मंथ्स में हम अपने पेशेंट को सिर्फ ये एडवाइस करते हैं कि थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन फूड, अंडा, दाल, दूध थोड़ा सा कम करें, क्योंकि इन सब चीजों से भी यूरिक एसिड बढ़ता है और दवाई से भी बढ़ेगा।
अगर यूरिक एसिड दोनों चीजों से बढ़ेगा तो आपके जॉइंट पेन्स होने शुरू हो जाएंगे, आपको दर्द होंगी। पर 2 महीने के बाद तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो दिल करता है आप खाइए, कोई स्पेशल डाइट नहीं है, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार, एनजीओ किसी ने ऐसी कोई डाइट नहीं बताई हुई, सब फेक है कि ये खाओगे तो टीबी ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ दवाई टाइम पे खानी है और ढंग से खानी है, बस यही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ट्यूबरकुलोसिस एक दूसरे से फैल सकती है आपस में गले मिलने से या हाथ मिलाने से? ये एक बहुत गलत धारणा है आम लोगों के अंदर में है, ये कहाँ तक सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो जो लंग्स की टीबी है, मैंने आपको बताया उसमें मास्क पहनना है, आप सेम कमरे में बैठ के खा पी सकते हो, सिर्फ मास्क पहनना है, वो भी पहले 2 या 3 हफ्ते के लिए, उसके बाद वो भी जरूरत नहीं होती है। और जो बाकी टीबी होती है वो तो नॉन इन्फेक्शियस ही होती है। जहाँ लंग्स की टीबी नहीं है, लिम्फ नोड की टीबी है, पेट की है, स्किन की है, जॉइंट, वो तो वैसे ही नॉन इन्फेक्शियस है, फैलने वाली है ही नहीं। आप हाथ शेक हैंड करो, यूटेंसिल्स का साथ में यूज करो, साथ में खाओ पियो, बैठ के जो मर्जी करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पहले 2 या 3 हफ्ते जब टीबी इन्फेक्शियस होती है, और वो भी जब आपकी बलगम में टीबी आती है, उस टाइम थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है। बाकी टीबी में कोई और प्रिकॉशन की जरूरत नहीं। ऐसा माना जाता है ट्यूबरकुलोसिस एक गरीबों की बीमारी है, क्या पुअर पेशेंट्स के लिए ही ज़्यादातर ये देखी गई है ड्यू टू पुअर हाइजीन? ये कहाँ तक सही है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए बहुत सारे हमारे पेशेंट्स आते हैं, वो यही कहते हैं, सर मैं तो बहुत अच्छा खाता पीता हूँ, मैं तो बड़े अच्छे घर में रहता हूँ, मैं तो अच्छा हाइजीन मेंटेन करता हूँ, मैं हाथ धोता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरी तो डाइट भी अच्छी है, मैं जिम भी जाता हूँ, मुझे टीबी कैसे हो गई? तो इससे प्रूव होता है कि ये टीबी कोई गरीब आदमी को, अमीर आदमी को ऐसा नहीं है कि उन्हीं को इफेक्ट करती है, ये किसी भी आदमी को हो सकती है, आदमी को हो सकती है, औरत को हो सकती है, किसी भी वर्ग में हो सकती है, किसी भी आदमी को हो सकती है। क्या डॉक्टर साहब ट्यूबरकुलोसिस जेनेटिक डिजीज है? क्या फैमिली में यदि फादर को हुआ है तो क्या बच्चों को भी होने की संभावना है ऐसी? ये कहाँ तक सही है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई पेशेंट्स पूछते हैं कि भाई हमारे परिवार में तो किसी को भी टीबी नहीं है, मुझे कैसे हो गई टीबी? तो ये इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, ये कोई जेनेटिक या हेरिडिटरी नहीं है कि दादाजी को टीबी है तो बच्चे को भी होगी, पोते को भी होगी, आगे जनरेशन में भी सभी को टीबी होगी, ऐसा नहीं है। ये इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है। ये तब होती है जब आप उन लोगों के साथ बैठते हो जिनको इन्फेक्शियस टीबी है, और वो भी शुरू के 2 या 3 हफ्ते, जब ये फैलती है तब टीबी होती है। तो ये जेनेटिक नहीं है, हेरिडिटरी बिल्कुल भी नहीं। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर में क्या पेशेंट को अलग रखना अनिवार्य है या उसको आइसोलेशन में रखा जाना जरूरी है, या वो आम जिंदगी आम लोगों की तरह से घूम सकते हैं, घूम फिर सकते हैं? बिल्कुल जी सकता है। टीबी का कोर्स है, आपने टीबी का कोर्स पूरा कर लिया, 6 महीने 8 महीने आप नॉर्मल लाइफ जीजिए। हम तो छुट्टी भी नहीं देते हैं। जब टीबी डायग्नोज करते हैं तो 5-6 दिन के बाद पेशेंट कहता है सर हमें तो लीव दे दीजिए। लीव की जरूरत ही नहीं होती, आप अगले दिन जाके ज्वाइन कर सकते हो। प्रोलॉन्ग वेकेशन की तो जरूरत ही नहीं है, छुट्टी की जरूरत ही नहीं है, आप पूरा काम हम कर सकते हो, छुट्टी की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ऐसा देखा गया है कि यदि लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस है और शरीर के किसी और हिस्से में भी, जैसे इंटेस्टाइन वगैरह में, आंत में भी ट्यूबरकुलोसिस है, तो क्या इसकी दवाइयाँ अलग अलग होती हैं या एक ही दवाई दोनों तरीके की टीबी को इलाज कर सकती है? और इनका ड्यूरेशन क्या रहता है, अलग होता है कि एक ही रहेगा? इसमें अगर टीबी शरीर में बहुत सारी जगह पे है तो दवाई तो सेम रहती है, दवाई सिर्फ वजन के अनुसार दी जाती है। अगर आपको 4 जगह टीबी है तब भी सेम दवाई रहती है, पर वो आपके वजन के अनुसार होती है। सिर्फ फर्क इतना होता है, अगर आपको एक जगह टीबी है तो आपको 6 महीने दी जाएगी, 7 महीने दी जाएगी। अगर 2 या 3 जगह है तो उसकी ड्यूरेशन कभी कभी हम बढ़ा देते हैं, जैसे 7 महीने, 8 महीने या 9 महीने भी दे सकते हैं। जैसे बोन टीबी होता है तो बोन टीबी में थोड़ा सा लंबा टाइम भी दवाई दी जा सकती है, जैसे 12 महीने। तो ये थोड़ा सा ड्यूरेशन में फर्क पड़ता है, पर दवाई में फर्क नहीं पड़ता। दवाई हमेशा वेट के अनुसार ही होती है। डॉक्टर साहब क्या हिंदुस्तान में इसका अलग ट्रीटमेंट ऑप्शन है या बाहर के मुल्कों में भी इसी तरीके का ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया जाता है? देखिए, ट्रीटमेंट इंडिया में और बाहर बिल्कुल सेम रहता है। बाहर प्रॉब्लम आपको ये होती है कि आपको दवाइयां मिलती नहीं है, ओवर द काउंटर नहीं मिलती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। इंडिया में ये दिक्कत नहीं है, इंडिया में हर काउंटर पे टीबी की दवाई अवेलेबल रहती है, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में कम से कम 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है
वहाँ पे टीबी की दवाई हमारा देश ही बेचता है। तो ये बहुत बड़ी खूबी है, हमारे पास सब कुछ, सारी दवाइयाँ टीबी की हमारे पास अवेलेबल हैं। ऐसा माना जाता है डॉक्टर साहब जिसको एक बार ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो उसे दोबारा ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा, ये बात सही है? देखिए 5 से 10% लोगों में अगर वो 6 महीने दवाई लेते हैं और ढंग से लेते हैं तब भी दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, वो डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे कि क्यों होते हैं। कई बार दवाइयों की एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होती है, कई बार पेशेंट दवाई ठीक से लेते ही नहीं है, खाली पेट नहीं लेते, कोई और दवाइयाँ साथ में ले लेते हैं। तो 5 या 10% लोगों में दोबारा होने के चांसेस होते हैं। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि 6 महीने से ज़्यादा हम 1 या 2 महीना उसको बढ़ा देते हैं, पर मिनिमम 6 महीने तो लेनी ही होती है और दोबारा होने के चांसेस हमेशा रहते हैं, पर बहुत कम रहते हैं, बहुत कम है। अंत में डॉक्टर साहब फाइनल एक रिमार्क्स इसके बारे के अंदर में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में एक समरी आप शेयर कर सकें हमारे दर्शकों के लिए। टीबी के पेशेंट में थोड़ा सा समाज में टीबी का नाम सुनते लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि टीबी अपने आप में एक टैबू है हमारे समाज में, आज भी है। कोई लोग सुनना भी नहीं चाहते कि हमें टीबी हो गई है। परिवार में किसी को हो जाती है तो उसको साथ में रखना नहीं चाहते, उसको आइसोलेट कर देते हैं, खाना नहीं देते ढंग से, अलग कमरे में बंद कर देते हैं। बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया टीबी फैलने वाली बीमारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लंग्स की टीबी ही फैलने वाली होती है। सभी टीबी के पेशेंट के साथ आप साथ बैठ के रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, यूटेंसिल्स को यूज कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आराम से जो नॉर्मल जीवन है आप जी सकते हैं। खाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, घूमने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो रिस्ट्रिक्शन है वो मैंने आपको बताई है शुरू के 2 या 3 हफ्ते, जब आपको लंग्स की टीबी होती है। बाकी कभी भी किसी भी टाइम पे किसी भी टीबी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। तो टीबी को इम्पोर्टेंट यही है कि जो टीबी की दवाई है आप सही टाइम पे लीजिए और सही डोज में लीजिए और अपने वजन के अनुसार लीजिए जो आपके डॉक्टर ने आपको बताई है। अगर आप टीबी की दवाई जैसे आपके डॉक्टर ने बताई है आप ठीक डोज में लेते हैं, सही टाइम में लेते हैं, तो आप 100% ठीक हो जाएंगे। तो उसकी फिक्र मत करिए। आप टीबी से थोड़ा सा बस ये है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर हेमंत कालरा आज इस अभूतपूर्व जानकारी के लिए। आज ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जो भी गलत धारणाएं लोगों को आज है, मेरे ख्याल से काफी हद तक, बहुत हद तक हम दूर कर पाएंगे आज। धन्यवाद।